एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है। ईवीएस का सब्जेक्ट है। अगर बात की जाए फुल सब्जेक्ट की, तो वो है हमारा पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, ईवीएस होने वाला है। लेसन नंबर 3 है। इससे पहले की जितनी वीडियोस है वो सारी वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, तब कि आपको वो पहले की वीडियोस भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो मेरा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताएं, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 पारिस्थितिक तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य ऊर्जा और प्रवाह और उत्पादकता। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र ये है क्या। पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये हम जिस अपने वातावरण, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसमें क्या है कि हम अकेले मनुष्य नहीं रहते, हमारे साथ साथ और भी जैविक और जीवित और निर्जीव जो है, जैविक और अजैविक जो है जीव पाए जाते हैं, जो हमारे साथ क्रियाएं करते हैं। ठीक है, ये वो सब मिल करके जुड़ करके जो एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, इसमें जैव रासायनिक चक्र आ जाते हैं, कार्य आ जाता है, ऊर्जा प्रवाह आ जाता है, यानी कि ऊर्जा का कैसे कैसे प्रवाह होता है, और उत्पादकता। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर 2 में। अगर आप लोग देख के आए तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी या समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर या परिचय। देखो, परिचय है, कार्य का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के विशेष पारिस्थितिक तंत्र का कार्य करना। इसमें जीवों का आपस में जुड़ना, उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं, पोषक तत्व का संचालन, ऊर्जा प्रवाह और फिर सभी रसायनों का अपघटन, दोनों कार्बनिक और साथ ही अकार्बनिक और वातावरण में उनकी रिहाई शामिल है। यानी अपघटन होना भी शामिल है, कार्बनिक रूप से और अकार्बनिक रूप से भी। तो इतना समझ में आया। देखो, ये थोड़ी जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा हमने। ठीक है, या तो चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि देखो जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अपना जो है हम थोड़ा बहुत जो पेशेंस है, जो सस्पेंस है, उसको हम यहीं पे रहने देते हैं, ताकि आप लोग आगे वीडियो को देखो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेगी। और ध्यान से कॉपी और पेन लेके नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे नोट्स हैं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में होने वाले हैं, जो कि मैंने खुद बनाए हैं, तो आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव का मतलब आपको पता है जीवित, भू यानी जमीन, रासायनिक यानी कि केमिकल, और चक्र क्या है कि उसका जो चक्र चलता रहता है वो, है ना। जैसे कि हमारा जल चक्र होता है, हाइड्रोजन चक्र होता है, ऐसे बहुत सारे चक्र होते हैं। उसी तरीके से हमारा भू रासायनिक चक्र भी है। ठीक है, पोषक चक्र के माध्यम से विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिका का निर्माण और विघटन होता है। यानी कि जो पोषक तत्व है या पोषक चक्रण जो चक्र है, उसके माध्यम से जितने भी हमारे कार्बनिक, यानी कि जितने भी अकार्बनिक जो यौगिक हैं, उनका निर्माण भी होता है, और उनका अपघटन यानी विघटन भी होता है, यानी समापन भी होता है। आमतौर पर प्रकृति में रहने वाले जीवों के लिए 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 40 तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सारे यौगिक मिलकर के एक दूसरे का एक रिसाइकल चलाते रहते हैं। ठीक है, इन्हें पारिस्थितिक तंत्र का पोषक चक्र भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र का पोषक तत्व भी कहा जाता है। समझ में आया? पदार्थ के प्रकृति के आधार पर जैव भू रासायनिक चक्र को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिसका पहला है वायुमंडलीय और एडेफिक चक्र में विभाजित किया गया है। ये दो चक्र है जो कि भू रासायनिक चक्र को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, वायुमंडल और एडेफिक। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते ताकि ये भी हमें समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा आता है वायुमंडलीय पोषक चक्र। क्या आता है? वायुमंडलीय पोषक चक्र। तो पहले हम देखें वायुमंडल का जो पोषक चक्र है वो कैसा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाता है जल चक्र। ठीक है, देखो वायुमंडलीय पोषक चक्र जो, उसमें भी कई सारे पार्ट हैं, तो उन पार्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा जल चक्र। पौधों में प्रकाश संश्लेषण
के लिए जल एक आवश्यक यौगिक है। पौधे भूमिगत जल को जड़ों के माध्यम से अपने ऊपर या हवाई भागों में अवशोषित करते हैं। देखो जल जो है, जल तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे हम किसी एक डेडिकेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं, पौधे की बात करें। जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके लिए जल जो है वो आवश्यक यौगिक है। ठीक है, आवश्यक योग है। जो पौधे हैं भूमिगत यानी भूमि के नीचे से जल को जड़ों के माध्यम से अपने अंदर शोषित करते हैं और अपने हर भाग तक पहुंचाते हैं। जैसे ऊपरी भाग और हवाई भाग, यानी हवाई भाग जो पत्ते से लटके रहते हैं हवा में, उनमें भी पहुंचाता है अवशोषित करके। ठीक है, इसी पानी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसी पानी का उपयोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता के लिए किया जाता है या प्रक्रिया के लिए किया जाता है। मान लो जब सूर्य की किरणें निकली, ठीक है, सूर्य की किरणें निकली और वो क्या करती है पत्तों से जल को खींचती है। किसको खींचती है? जल को खींचती है, प्रकाश संश्लेषित करती है। जिसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा गर्मियों में से टाइम में पानी, जो पौधे होते हैं उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? यही सब कारण होते हैं, इन्हीं वजह से वो जल को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। गर्मी में सूरज जो होता है कड़ा होता है, जिस वजह से जल उनको ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, कुछ पानी पौधों के शरीर से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ जाता है। कुछ पानी जो होता है पौधों के शरीर से यानी पौधे के तने वने से ही वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, यानी हवा में उत्सर्जित हो जाता है और वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, और कुछ पौधे द्वारा उनकी चयापचय गतिविधियों के लिए यानी पचाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। इतना समझ में आया? जल चक्र समझ में आया। अब बात करते हैं कार्बन चक्र या फिर कार्बन साइकिल की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को इसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? इन्हें हमसे मिलता है, मनुष्य से मिलता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, पौधों से ऑक्सीजन ग्रहण किया और छोड़ते क्या है हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। तो हमारे माध्यम से क्या गया उनके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गया। ठीक है, ताकि खाद्य सामग्री तैयार की जा सके, ताकि उनको जो खाने योग्य जो सामग्री है वो तैयार की जा सके। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हेटेरोट्रॉफ एक ऐसा जीव है जो ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए अन्य पौधों या जानवरों को खाता है। यानी कि आपने एक नाम सुना होगा, अमरवेल का नाम सुना होगा, जिसकी जड़ें नहीं होती है, एकमात्र वो पौधा, और एकमात्र नहीं कह सकता, और होंगे शायद, मुझे पता नहीं है। मतलब अमरवेल जो है उसकी कभी भी आपको जड़ें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पौधा जो है ना, वो किसी ऐसे पौधे के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि मान लो एक छोटा सा तिनका है आपके पास, ठीक है, मान लो तिनका है, कहीं से वो आ गया उड़ के, वो क्या करता है, ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, किसी वजह से उसके ऊपर आ गया, तो उसके बगल में जो पेड़ हो ये धीरे धीरे लंबी होती जाती है। लंबी कैसे हो गई? जमीन पे पड़ी हुई है, जमीन से क्या करेगी, जो घास वास होंगे ना उससे अपना पोषक तत्व लेके अपना लंबा होता जाएगा, और एक पेड़ के संपर्क में आते ही ये उस पेड़ को पूरा चपेट लेता है कुछ टाइम में, और जो वो पेड़ पोषक खाना बनाता है उसको क्या करता है, उसको ये खा लेता है। कौन खा लेता है? अमरबेल खा लेता है। जिस वजह से क्या है कि एक उसी तरीके का एक जीव होता है जो पोषक तत्वों के लिए अन्य पौधे या जानवरों को खा लेता है। यह शब्द ग्रीक शब्द अन्य भोजन के लिए हेटेरो और पोषण के लिए ट्रॉफी से बना है। ठीक है, ये जो है हेटेरोट्रॉफ, ये क्या है? ग्रीक भाषा का एक अन्य है जिसका नाम है, जिसका अन्य यानी भोजन, और हेटेरो यानी कि पोषण, इसी से बना है। ठीक है, ये समझ में आया? उसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या बढ़ते हैं आगे? तो देखो, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है, यानी रूपांतरित यानी बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों की श्वसन द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा छोड़ा जाता है? मनुष्य के द्वारा छोड़ा जाता है। क्योंकि पौधे क्या करते हैं, वो लोग अपना जो खाना बनाते हैं तो क्या छोड़ते हैं वो लोग? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है? मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इससे क्या है, मनुष्य और पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जानवर इन कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। जो जानवर होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है, जो कि प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन इस तरह से हेटेरोट्रॉफ तक पहुंचता है, हेटेरोट्रॉफ तक पहुंचता है,
जब ये हेटेरोट्रॉफ मर जाते हैं तो कार्बन फिर से पृथ्वी की प्रोटीन या परपटी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? परपटी में चला जाता है। यानी जब ये पौधे हैं, जैसे कार्बन क्या करता है, जैसे पौधे हैं, कोई वो पौधा मर गया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गल जाएगा, जमीन के ऊपर गिरे हुए गल जाएगा, तो उसमें जो कार्बन है वो कहाँ चले जाएगा? जमीन में चले जाएगा, जमीन की भूखी परपटी में चला जाएगा, है ना। तो इसी तरह से कार्बन चक्र भी चलता रहता है। अब देखते हैं अपना ऑक्सीजन चक्र। क्या देखेंगे? ऑक्सीजन चक्र। वायुमंडल में शुष्क हवा में 20.94 यानी कि 20.94%, ठीक है, इसको 94 नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हम 11 बोलते हैं, ठीक है। तो 94% यानी कि अगर बात किया टोटल, हम कह सकते हैं 21% ऑक्सीजन होती है। किसमें? वायु में या वायुमंडल में, ठीक है। सभी सजीवों को श्वसन के की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव है यानी जिसके अंदर जान है, उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये समझ में आया? इसमें हमने देखो क्या क्या पढ़ा, जो हमारे जो ये था वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर क्या पढ़ा हमने? जल चक्र पढ़ा, कार्बन चक्र पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन चक्र पढ़ा। ये चीज समझ में आई। अब देखते हैं एडफिक चक्र क्या है। यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया था, किसको? वायुमंडलीय श्रेणी और एडफिक चक्र। तो हम देखेंगे एडफिक चक्र क्या है, ठीक है। एडफिक चक्र, एडफिक चक्र के अंदर सबसे पहला आता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। क्या आता है? नाइट्रोजन चक्र। यह एक जटिल चक्र है जो प्रकृति में विभिन्न चरणों में घटित होता है। वायुमंडल में लगभग 79% नाइट्रोजन है। यह जैविक यानी कि जीवित, ठीक है, जैविक दुनिया में प्रवेश करता है, यानी जीवन जिस दुनिया में वहां पे प्रवेश करता है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 79% होती है। यह नाइट्रोजन जैविक स्थिरता के, यानी कि देखो जो हमारा नाइट्रोजन है, यह क्या है? एक बहुत ही जटिल चक्र होता है, ठीक है। ये प्रकृति में विभिन्न चरणों के साथ घटित होता है, और इसका जो बात की जाए वायुमंडल में, ये लगभग इसका कितना परसेंट है? 79% नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। और ये किसके साथ कहाँ प्रवेश करता है? यह जैविक दुनिया में प्रवेश करता है, यानी जहाँ पर जीवन है वहाँ प्रवेश करता है। इतना समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 79% है। यह नाइट्रोजन जैविक स्थिरता के माध्यम से बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में पहुंच जाती है। जैविक स्थिरता के कारण से, यानी जीवों के द्वारा कहाँ कहाँ पहुंच जाती है? कहाँ पहुंच जाती है? मिट्टी में पहुंच जाती है, जहां से पौधों में, जहां से कहाँ पहुंच जाती है? पौधों में, और फिर जंतुओं में, और किस में पहुंच जाती है? तो पौधों में गया, पौधों ने क्या किया? पौधों ने नाइट्रोजन को भी अवशोषित किया, तो उससे क्या हुआ? वो एक जैविक रूप में आ गया। किसमें आ गया? जैविक रूप में आ गया। तो जैविक रूप से कहाँ चले जाएगा? जंतुओं में। जंतुओं में कैसे गया? देखो जानवर है, जानवर उन्होंने खा लिया, उनके अंदर गया। हम लोग क्या, उन्होंने उन पचा क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ग्रहण किसने किया? हमने किया। कहाँ चला गया? जंतुओं में चला गया। तो क्या हुआ? जंतुओं में पहुंच जाती है। अंत में पौधों तथा जंतुओं के मृत के पश्चात वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। अगर लास्ट में देखो, जब हमने ले लिया, नाइट्रोजन भी हमारे अंदर आ गई, मान लो जब हम मर गए, तो हमारे मरने के बाद क्या हुआ कि वो जो नाइट्रोजन था वो धीरे धीरे हमारी सेल क्या होगी? गलेगी। गलने के बाद जो होगा, नाइट्रोजन जो होगा एक समय पे क्या होगा? वो वायु में निकल जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, इसका भी एक चक्र इसी तरह से चलता रहता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं सल्फर चक्र क्या है, ठीक है। देखो ये थोड़े अजीब अजीब से हैं, तो इनको आप भी पढ़ लेना और काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अन्य पोषक चक्रों की तरह बायोस्फीयर यानी हवा और अंडरग्राउंड यानी भूमि के नीचे में सल्फर की गतिविधियों को सल्फर चक्र कहा जाता है। सल्फर चक्र एक अवसादी प्रकार का पोषक चक्र है। क्या है? अवसादी यानी कि एक चादर की प्रकार का पोषक तत्व है। घुलनशील रूप में भूमि में मौजूद होता है। घुलनशील रूप में यानी कि जो हमारा सल्फर है कहाँ पे मौजूद रहता है? घुलनशील रूप में कहाँ मौजूद है? भूमि के अंदर मौजूद है। पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधे तक जाता है। पौधों के जड़ों के माध्यम से कहाँ तक जाता है? पौधों तक जाता है। फिर उपरोक्त यौगिकों को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जानवरों के शरीर में पारित हो जाता है, यानी जानवरों के शरीर में चला जाता है, पारित हो जाता है। सल्फर की कमी से पौधों का रंग पीला हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जो है ना, पत्ते पीले पीले पड़ जाते हैं।
ठीक है। तो सल्फर की कमी की वजह से ही जो होता है उसका रंग, पत्ते का रंग जो होता है पीला पड़ जाता है। और इस कमी की शुरुआत पौधों के ऊपरी हिस्से या नए पत्ते से होती है। कहाँ से होती है? या तो ऊपरी हिस्से से होगी, ठीक है, ऊपर के पत्ते पीले पड़ने शुरू होंगे, या फिर जो नए पत्ते निकलेंगे वो ही पीले होंगे, ठीक है। सल्फर की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। सल्फर की कमी से क्या होता है? पौधे जो होते हैं नाटे रह जाते हैं। कभी कभी आपने देखा बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं, बहुत छोटी हाइट रहती है और फल ज़्यादा रहते हैं, तो वो ये सल्फर की वजह से होता है, उनकी जो हाइट होती है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। सल्फर की कमी से पौधों का हरापन कम हो जाता है। सल्फर की कमी से क्या होता है? पौधों का जो हरापन होता है, ग्रीनरी होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद खाद्यान्न फसलें अपेक्षाकृत देर से पकती हैं। जो खाद्यान्न फसलें, खाने की जो फसलें हैं, वो क्या होती है? देर से पकती हैं। बीज ढंग से परिपक्व नहीं हो पाते। जो बीज होते हैं उनके वो ढंग से परिपक्व यानी पूरी तरह से ढंग से पक नहीं पाते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आया। अब देखते हैं फास्फोरस चक्र। क्या? फास्फोरस चक्र। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक प्राणियों प्रणाली की तुलना में देखो, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक प्रणाली की तुलना में पौधों और पशु निकाय में अधिक फास्फोरस उपलब्ध है। किसमें? पौधों और पशुओं में फास्फोरस अधिक उपलब्ध है। अजैविक प्रणाली में फास्फोरस चट्टान और अन्य प्राकृतिक भंडारों में प्रचुर मात्रा में होता है। जो हमारा अजैविक प्रणाली है, यानी जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे चट्टान, पहाड़, पेड़ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो उन सभी चीज़ों में क्या है, जो प्राकृतिक जो भंडार हैं, जैसे कोयला वगैरह आ जाते हैं इसमें, तो ये जो है इनके अंदर क्या है, सल्फर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पौधों की जड़ें मिट्टी में घुलनशील, जो पौधों की जो जड़ें हो गए, यहाँ जे नहीं होगा, यहाँ पे जड़ें होगा, ठीक है, जड़ें, पौधों की जड़ें मिट्टी में घुलनशील रूप में मौजूद फास्फोरस को अवशोषित करती है। यानी कि जो मिट्टी में जो घुलनशील होता है हमारा फास्फोरस, उसको अवशोषित कौन करता है? पौधों की जड़ें अवशोषित करती हैं। इसे आत्महत्या करती है, इसे आत्महत्या करती है, खास इसे आत्महत्या करती है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से या फिर पशु निकायों में स्थानांतरित हो जाता है। इसे क्या करती है? आत्महत्या नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड आएगा, जैसे कि वो ग्रहण करती है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, वो इसे ग्रहण करती है और इसी का खाद्य श्रृंखला के माध्यम से या फिर पशु निकायों में स्थानांतरित, दोबारा से पशुओं में चला जाता है। और पौधों और जानवरों की मृत्यु और क्षय, यानी कि मरने के बाद पशु माल के द्वारा वापस वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी दोबारा से क्या है, उसको अवशोषित किया उन्होंने, खाया पिया, वापस किसी न किसी द्वारा वो दोबारा से वायुमंडल में चला गया। तो यही क्या है, हमारा एक फास्फोरस चक्र है। तो देखो ये सब जो है वर्ड थोड़े यहाँ पे कहीं टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई, उसके लिए सॉरी। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। बस देखो वायुमंडल है, वायुमंडल चक्र में क्या था? कार्बन चक्र था, जल चक्र था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ऑक्सीजन चक्र पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एडफिक चक्र। एडफिक चक्र में सबसे पहले क्या था? नाइट्रोजन चक्र। उसके बाद हमने पढ़ा सल्फर चक्र। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फास्फोरस चक्र। तो इस सभी चक्रों को जो है आप लोग अपने इमेज के माध्यम से काफ़ी अच्छे समझ पा रहे हो, ठीक है। और बाकी मैंने इमेज जो है, जिसकी जिसकी मुझे इमेज मिली है, मैंने उसको लगाने का पूरा कोशिश किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता, ठीक है। देखो, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अर्थात किसी पौधे द्वारा तैयार भोजन को उत्पादकता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है, अर्थात किसी पौधे द्वारा जो तैयार भोजन है, उसको उत्पादकता के रूप में जाना जाता है। यानी जो पौधे ने जो बनाया वही उत्पादकता है। जब इस समय की किसी इकाई पर मापा जाता है तो इसे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता की दर के रूप में जाना जाता है। यही इसी समय को अगर किसी इकाई के माप के द्वारा मापा जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता की दर कहते हैं, ठीक है। उत्पादकता समझ में आ जाएगा। उसका देखो, उत्पादकता 3 प्रकार के होते हैं। जो उत्पादकता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, प्राथमिक उत्पादकता, माध्यमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। तो इनको भी जानना बहुत जरूरी कि जो प्राथमिक उत्पादकता है वो क्या है। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूं, लेकिन हाँ आपको बता सारे दूंगा। देखो प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता
प्रकाश संश्लेषण और श्वसन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जैसे विकिरण, तापमान, प्रकाश, मृदा की आर्द्रता आदि। जो प्राथमिक उत्पादकता होते हैं प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें कि विकिरण आ जाता है, तापमान आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, मृदा की आर्द्रता आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकता हमेशा ऑटोट्रोप्स या प्रकाश संश्लेषण जीवों यानी हरे पौधों से जुड़े होते हैं। जो प्राथमिक उत्पादकता है वो किससे जुड़े होते हैं? हरे पौधों से जुड़े रहते हैं। सूक्ष्मजीव भी इस प्रक्रिया का अंजाम दे सकते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो भी इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है। अब देखो, प्राथमिक उत्पादकता भी दो प्रकार की होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता जिसे जीपीपी बोला जाता है, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, यह एक प्रकाश संश्लेषण जीव द्वारा प्रकाश संश्लेषण या खाद्य श्रृंखला खाद्य उत्पादन की कुल दर है। यह एक पौधे की क्लोरोफिल सामग्री पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसकी गणना प्रति घंटे क्लोरोफिल के प्रति ग्राम निश्चित CO2 की मात्रा से की जाती है या मात्रा से होती है। ठीक है, अब आता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी NNP। देखो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको पढ़ने से। देखो, जीवित जीवों द्वारा यानी जो जीव जीवित है, जीवित जीवों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियां यानी उनके द्वारा जो भी गतिविधि की जा रही है वो गतिविधियां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन गतिविधियों करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार श्वसन कार्य के लिए पौधों को भी ऊर्जा, वो शोषण यानी कि हमसे जब वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसके लिए भी इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊर्जा स्थिर थी उसका उपयोग यहाँ श्वसन के लिए किया जाता है। यानी जब वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी ऊर्जा उनके पास स्थिर यानी बची हुई थी उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं वो लोग? श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन उपयोग में की जाने वाली शेष ऊर्जा जो बच जाती है उसी को हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यहाँ से जो है काफ़ी मिस्टेक हुई है इस वाली पिक्चर में या फिर इस वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो मैं देखता हूँ, अगर सही हुआ तो मैं करूँगा और नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं डाल दूंगा सही करके। ठीक है, कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग इसी को पढ़ो एंड ज़्यादा डीपली यहाँ पे नानी वानी लिखा पड़ा तो उस पर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है माध्यमिक उत्पादकता। देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या जो चीज़ें पढ़ी थी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो हमारे उत्पादकता है वो भी कितने प्रकार के हैं? वो उत्पादकता भी तीन प्रकार के, प्राथमिक उत्पादकता, माध्यमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता पढ़ लिया, इसके अंदर भी प्राथमिक उत्पादकता के अंदर भी दो पाए गए, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसको कंप्लीट किया। अब हमारा क्या जाता है? माध्यमिक उत्पादकता। ठीक है, माध्यमिक उत्पादकता के अंदर आता है यह प्राथमिक उत्पादकता के विपरीत विषम पोषी से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित है? विषम पोषी से संबंधित होते हैं। माध्यमिक उत्पादकता उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा है। क्या है? संग्रहित ऊर्जा है। माध्यमिक उत्पादकता जो है, माध्यमिक उत्पादकता उपभोक्ता स्तर पर यानी जो उपभोग कर रहा है उसके स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को जो बचाता है वो होता है हमारा माध्यमिक उत्पादकता। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक उत्पादकता उत्पादन के ऊर्जा उपयोग का एक निश्चित स्तर नहीं है, बल्कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक उपभोक्ता स्तर के दूसरे तक जाना है। क्या है? उपभोक्ता उस स्तर से दूसरे यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना ही क्या है? माध्यमिक उत्पादकता है। ठीक है, तीसरा आता है शुद्ध उत्पादकता। क्या आ जाता है हमारा? शुद्ध उत्पादकता। देखो, शुद्ध उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा का भंडारण है, अर्थात यह वह ऊर्जा होती है जो उपभोक्ता और शरीर में श्वसन के उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी अन्य कार्य में उपयोग करने के बाद बची हुई ऊर्जा शुद्ध उत्पादकता कहलाती है। इसे बायोमास के रूप में भी जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? बायोमास के रूप में भी जाना जाता है। ये क्लियर हुआ?
तो देखो, ये जो था हमारा, जो हमारा माध्यमिक उत्पादकता था, माध्यमिक उत्पादकता क्या होती है, अगर मैं सिंपल से अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं आपको, यह प्राथमिक उत्पादकता होता है ना, उसके विपरीत होता है, विषमपोषी होता है। क्या होता है, पहले तो ये विषमपोषी होता है, और ये माध्यमिक उत्पादकता जो होती है प्राथमिक, ये उपभोक्ता स्तर पर, यानी जब ये उपभोग करता है, यानी जब किसी चीज को ग्रहण करता है, उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है। क्या करता है, उपयोग करता है। उसके बाद माध्यमिक उत्पादकता जो है उत्पादन के ऊर्जा उपयोग का एक निश्चित स्तर नहीं है, यानी जो उसने उत्पाद किया उसको फिर उसने क्या क्या संग्रहित कर लिया, उसका उपयोग कर लिया, तो वो एक निश्चित स्तर नहीं है, बल्कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, यानी जो खाद्य श्रृंखला है उसके माध्यम से एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता स्तर में किया। जैसे कि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था पिरामिड वाला, आपने लेसन जो पढ़ा हमने, तो पिरामिड जैसा ही इसका भी सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे ये है, ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादकता है, ये द्वितीयक उत्पादकता है। द्वितीयक उपभोक्ता ने 100 रुपये का कोई चीज़ लिया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये अगले में जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसके पास जाएगी तो थोड़ा कम जाएगी, या तो 50 जाएगी या फिर 10 जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें आता है, तो थोड़ा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। बाकी ये नोट से बस आप इतने पढ़ो, चैप्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है सारांश। क्या आ जाता है, सारांश। यह पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक कारक एक गतिशील भूमिका बनाए रखते हैं। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो अजैविक यानी जो निर्जीव कारक हैं, जो भी हमने पढ़ा सभी कारक हैं, ये क्या है, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक अच्छा एक स्थिरता बनाए रखते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वातावरण के विभिन्न घटकों जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि का सजीवों द्वारा उनके भौतिक रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे वातावरण में जितने भी घटक मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इन सभी का सीधे तरीके से जो सजीव है, यानी जो इनके अंदर जान है, वो सीधे तरीके से इनका उपयोग नहीं कर सकता। अभी तक हमने जितना पढ़ा, देखो नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ से कर रहे हैं, पहले पेड़ उन्हें ले रहा है, पेड़ के बाद क्या है, जानवर खा रहे हैं, तब उसका यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ हो रहा है, जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से हाइड्रोजन छोड़ रहे हैं, वो उसका ग्रहण कर रहे हैं, फिर भेड़ बकरियाँ खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए एक दूसरे से स्थानांतरित होता है, खास श्रृंखला बनी हुई है। इस प्रकार यह तत्व जीवित दुनिया के लिए पोषक तत्वों के रूप में विभिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो ये तत्व है, यानी जीवित दुनिया के लिए क्या करते हैं, विभिन्न पोषक तत्वों में विभिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियो है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में थोड़े बहुत कुछ टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।